Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Ravneet and I am third year MBBS student from Lady Harding Medical College. तो आज हम शुरू करेंगे 2018 का फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी का एक पेपर. सो गोइंग विद द सेम सीक्वेंस, पहला क्वेश्चन है टू टेल द फाइंडिंग्स एंड द मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस. First topic is what do we mean when we say that the female is having vaginismus. So findings क्या होती है? फाइंडिंग्स होती है वेजिनिस्मस में. क्या होता है कि जो पेल्विस के मसल होते हैं उनमें एक कुछ बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है विच इज़ इनवॉलेंट्री. लाइक देयर इज सीवियर इनवॉलेंट्री पेल्विक मसल कॉन्ट्रैक्शन. और पेल्विक मसल मतलब जो पेल्विस में कौन से मसल की होती है? मोस्टली लिवेटर एनाई की. और ये किधर तक? वेजाइनल फोर्निसेस तक कॉन्ट्रैक्शन होती है. और जो एडक्टर मसल्स होते हैं उनमें भी स्पाज्म होता है, तो क्रैम्प्स भी हमें देखने को मिलते हैं. एंड द फोर्थ थिंग इज़ कि देयर इज़ anticipation whenever vaginal penetration is attempted. So the basic thing which we need to remember in vaginismus is कि हमें क्या मिलता है? पेल्विस मसल की इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होती है बहुत ज़्यादा, मोस्टली लिवेटर एनाई मसल की. एडक्टर मसल का भी स्पाज्म होता है तो क्रैम्प्स होते हैं. एंड जब भी कभी वेजाइनल पेनिट्रेशन अटेम्प्ट होती है सो इट रिजल्ट इन एंटिसिपेशन. अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि वेजिनिस्मस कब होता है? इट कैन बी ड्यू टू फियर, पेन, डिस्गस्ट और एप्रीहेंशन फॉर इंटरकोर्स. मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस क्या है? इफ़ अ फीमेल इज़ एक्सपीरियंसिंग वेजिनिस्मस, it forms the ground for nullity of marriage, divorce, adultery, legitimacy. Okay. The next thing is signature fracture over the skull. अब इसका क्या मतलब होता है? सिग्नेचर मीन्स कि जो भी वेपन यूज़ हुआ था स्कल के ऊपर इंजरी के लिए वो अपना एक सिग्नेचर छोड़ जाता है. मतलब कि जो शेप ऑफ वेपन है उसी तरह की शेप होगी उस फ्रैक्चर की. तो क्या होता है कि इससे स्कल होता है वो डिप्रेस हो जाता है, तो जो फ्रैक्चर्ड बोन है वो अंदर की तरफ जाएगी स्कल की कैविटी की तरफ. तो जो स्कल बोन का आउटर टेबल है इट इज़ पुश्ड इनटू द डिप्लॉय, मतलब अंदर की तरफ ऐसे घुस जाएगा. और जो इनर टेबल है वो फ्रैक्चर हो जाएगी. तो इसमें क्या है कि अब जो स्कल बोन है उसमें एक आउटर टेबल है और एक इनर टेबल है. आउटर टेबल अंदर की तरफ ऐसे धंस जाएगा और जो इनर टेबल है उसमें फ्रैक्चर होगा. और जो फ्रैक्चर है वो मोस्टली कॉम्यूनेटेड फ्रैक्चर होता है कि मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो रहे हैं. एंड दिस विल रिजेंबल द शेप ऑफ द वेपन यूज. तो ये फाइंडिंग्स होती है. इंटरप्रिटेशन क्या है कि ऐसा सिग्नेचर फ्रैक्चर कब आएगा? जब कोई हैवी वेपन यूज़ हो और जो स्ट्राइकिंग सरफेस है उसका छोटा हो, जैसे हैमर है. और जो हथौड़ी होती है वो बहुत हैवी होता है, लेकिन हम जिस पार्ट से उसे मारते हैं वो जो सरफेस है वो छोटा होता है, तो इसलिए वैसा एक डिप्रेशन बन जाएगा स्कल में. और इंटरप्रिटेशन क्या है कि द शेप ऑफ फ्रैक्चर विल इंडिकेट द टाइप ऑफ वेपन. तीसरा क्या है कि अब हमने कहा कि स्कल डिप्रेस हो रहा है, तो डिप्रेस हो रहा है मतलब कुछ डेप्थ होगी उस डिप्रेशन की. तो उस डेप्थ से हमें पता चल सकता है कि जो विक्टिम है और जो मर्डरर है इन दोनों की रिलेटिव पोजीशन क्या थी. फोर्थ चीज़ क्या है कि अब हमने कहा डिप्रेशन है. अब डिप्रेशन का जो डीपेस्ट पार्ट होगा वो क्या बताता है कि स्ट्राइकिंग सरफेस का सबसे ज़्यादा उभरा हुआ पार्ट कितना था. सो दैट वाज कॉमन सेंस कि जो भी हम चीज़ मार रहे हैं स्कल पे उसका जो पार्ट ज़्यादा एडवांस्ड होगा, ज़्यादा उभरा होगा, वो स्कल पे जिस पॉइंट पे लगेगा वहाँ पे मैक्सिमम डिप्रेशन आएगी. नेक्स्ट क्या है? इसकी मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस क्या है? हमने देख लिया कि हमें पोजीशन ऑफ विक्टिम एंड द असैलेंट पता चल सकती है, काइंड ऑफ वेपन पता चल सकता है. एंड थर्ड, it can suggest a homicidal attack. Third thing is, what do we mean when we say कि body is showing arborescent lines? तो ये जो arborescent lines होती है ये क्या होता है? जो स्किन है, स्किन के ऊपर एपिडर्मिस लेयर है
सिर्फ उस एपिडर्मिस लेयर के ऊपर हमें बहुत ही पतले पतले से लीजन्स दिखते हैं। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आर्बोरेसेंट फाइंडिंग। तो ये सिर्फ एपिडर्मिस को ही इन्वॉल्व करता है। तो क्या है कि अभी हमने जैसे पिक्चर में देखा, तो जो एरिथमा था, जो रेडनेस थी, वो लग रहा था कि ब्रांचेस ऑफ ट्री जैसी है, एंड एक्सीडेंट के कुछ ही मिनट से कुछ ही घंटों में ये दिखने लग जाती है। इंटरप्रिटेशन क्या है कि ये हमें बताता है कि जो डिस्चार्ज था, ठीक है, जिसकी वजह से भी ये एक्सीडेंट हुआ है, उसका पाथ क्या था, मतलब किस पाथ से वो इंजरी ने ट्रेवल किया है, और 1-2 दिन में अगर पेशेंट सर्वाइव करता है तो वो डिसअपियर हो जाता है। ये मोस्टली क्या बोलता है, जब फ्रॉम क्लाउड टू अर्थ एक नेचुरल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा, तो वो डिस्चार्ज आपकी बॉडी में कैसे ट्रेवल किया है उसके पाथ को ये जो आर्बोरेसेंट लाइन्स है वो इंडिकेट करेंगे। मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस क्या है कि आप मतलब अगर ये दिख रही है तो आप बाकी सभी कॉजेज़ ऑफ डेथ को एक्सक्लूड कर सकते हो। सेकंड, आपको पता चल सकता है कि जिधर डेथ हुई है उसके आसपास थंडरस्टॉर्म की हिस्ट्री थी। थर्ड, उस टाइम पे कुछ लाइटिंग के एविडेंस मिलेंगे, जैसे कि डैमेज ट्रीज, डेड कैटल, या फिर बॉडी पे और कुछ लीजन्स मिलेंगे, फ्रैक्चर्स, वुंड्स, टॉर्न क्लोथ्स या बॉन्स ऑन बॉडी। एंड देन ये जो लाइटनिंग की वजह से डेथ हुई ये एक्सीडेंटल होती है। देन द फोर्थ थिंग इज़ व्हाट डू वी से व्हेन वी से कि व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से कि बॉय इज़ 12 years ऑफ एज। तो फाइंडिंग्स पे हम पहले देखते हैं कि अगर कोई 12 साल का लड़का है तो उसमें क्या क्या फाइंडिंग्स आएगी। अब 12 years की एज में सबसे पहले हम देखेंगे टीथ। तो टीथ में मिक्स डेंटिशन होगा, और जो फर्स्ट अभी हम बाइकस्पिड की बात करें तो पहले वाला अभी अभी मतलब टूट चुका होगा, और सेकंड वाला निकलने वाला होगा। कैनाइन्स निकलने वाले होंगे, सेकंड मोलर अभी तक आए नहीं होंगे, एंड लास्ट मोलर की जगह ही नहीं होगी। तो हम इसे 3 पार्ट्स में याद रखेंगे, कौन सी चीज़ टूट चुकी है, कौन से टीथ टूट चुकी है, कौन से वाले आ रहे हैं, और कोई किसी के आने का अभी तक कुछ मतलब स्पेस ही नहीं है। सो कौन से टूट चुके हैं, मतलब कौन से टूटने, कौन से बिल्कुल आ चुके हैं, फर्स्ट बाइकस्पिड, कौन से आ रहे हैं, सेकंड बाइकस्पिड एंड कैनाइन, एंड कौन अभी तक आए ही नहीं है, सेकंड मोलर, एंड स्पेस फॉर लास्ट मोलर कैन नॉट बी सीन। देन एक्सरे पे हम ऑसिफिकेशंस ऑफ बोन देखेंगे। तो जो लेटरल कंडाइल ऑफ ह्यूमरस है वो अभी तक ट्रोक्लियर कैपिचुलम के साथ यूनाइट नहीं हुआ होगा, लेकिन अल्ना के साथ ओलिक्रिनोन यूनाइट हो गया होगा। तो 12 साल में अल्ना की यूनियन हो गई लेकिन रेडियस की नहीं हुई। 12 ईयर की एज में पिसिफॉर्म इज़ ऑलरेडी ऑसिफाइड, लेकिन जो मेटाकार्पल और फिलेंजिस है इनके हेड्स फ्यूज नहीं हुए होंगे। अब इंटरप्रिटेशन क्या है कि व्हाट डू वी इंटरप्रेट कि जो कार्टिलेजिनस बोन है उनमें जो एपिफिसिस की यूनियन है वो फीमेल्स में 2 साल पहले हो जाती है, एक्सेप्ट स्कल के सूचर। स्कल के सूचर में फीमेल्स में लेट होता है। तो एक्सेप्ट स्कल, बाकी सभी कार्टिलेजिनस बोन में एपिफिसिस की यूनियन फीमेल्स में 2 साल पहले हो जाती है। तो इन सब फाइंडिंग्स से व्हाट डू वी इंटरप्रेट कि बॉय सीम्स टू बी 12 years ऑफ एज। अब मेडिकल लीगल इम्पोर्टेंस में क्या आता है, एक तो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन वी हैव जुडिशियल पनिशमेंट, एंड देन एम्प्लॉयमेंट एंड किडनैपिंग। तो इन 4 हेडिंग्स के अंडर हम मेडिकल लीगल इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। पहला है क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई चाइल्ड 12 साल से कम है तो वो मतलब कॉन्सेंट नहीं दे सकता, वैलिड कॉन्सेंट नहीं दे सकता कुछ भी हार्म सफ़र करने की जिससे उसको बेनिफिट हो सके, जैसे कि ऑपरेशन से हार्म होगा लेकिन उसके बेनिफिट के लिए। तो ये है 12 साल के अंडर, तो उससे आगे कॉन्सेंट दे सकते हो। और जो 18 years के अंडर पर्सन्स है दे कैन नॉट गिव वैलिड कॉन्सेंट, और इसकी मतलब अब वो कॉन्सेंट नहीं दे सकते टू सफ़र हार्म
जो कि सच में उन्हें हर्ट करने के लिए इंटेंडेड है, जैसे कि रेसलिंग। जुडिशियल पनिशमेंट, तो बॉयज़ बिलो 16 ईयर्स और गर्ल्स बिलो 18 ईयर्स जिन्होंने कोई क्राइम कमिट किया है तो उनका ट्रायल होगा जुवेनाइल कोर्ट में, एंड इफ़ कन्विक्टेड तो या तो वो पेरेंट्स को स्पेशल केयर के लिए दे दिए जाएंगे या फिर करेक्शन स्कूल्स में दे दिए जाएंगे। देन एम्प्लॉयमेंट, 14 ईयर से अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकती। एंड किडनैपिंग, मतलब अगर बॉय इज़ अंडर 16 एंड गर्ल इज़ अंडर 18 तो किडनैपिंग एक ऑफेंस होता है। तो ये थे हमारे 5 टॉपिक्स फॉर मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस, सो जस्ट रिवाइजिंग देम। पहला था फीमेल इज़ हैविंग वेजिनिस्मस, देन सिग्नेचर फ्रैक्चर, देन आर्बोरेसेंट लाइन्स, एंड देन 12 years of age वाला बॉय। Next type of question is to writing a short note. Okay, so we need to write a short note. पहला टॉपिक है रूल ऑफ नाइन्स। रूल ऑफ नाइन्स अब रिलेटेड किससे है? ये है बर्न सरफेस एरिया। मतलब जब अडल्ट में हमें बर्न सरफेस एरिया को एक परसेंटेज की फॉर्म में लिखना है तो उसके लिए हम रूल ऑफ 9 यूज़ करते हैं। सो नाउ रूल ऑफ 9 की तरह इफ़ वी सी दिस, ओके, तो रूल ऑफ 9 आता है अगर हेड बर्न है तो हम 9% देंगे, एक आर्म का 9%, देन एक लेग का 18%, फ्रंट और बैक के लिए 36% और पेरिनियम के लिए 1%। सो हेड के लिए 9%, एक आर्म के लिए 9%, तो हेड के लिए 9 और दोनों आर्म का 18% हो गया। तो कितना हो गया? 18 + 9 27%। फिर आगे के लिए 18% ट्रंक का एंड पीछे के लिए 18%, इट विल बी 36 एंड पहले कितना था? 27, इट विल बी 63 अराउंड %। एंड देन लेग में तो एक लेग का 18% है, फ्रंट के लिए 9%, बैक के लिए 9%, तो दोनों लेग्स का कितना आ जाएगा? 36%। एंड देन पेरिनियम के लिए 1%, तो टोटल कितना हो गया? 100%। तो 1% हम कितने एरिया को कहते हैं? हमारी एक पाम जितना एरिया कवर कर पाए। सो दिस इज़ रूल ऑफ 9। सो नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ लोकिया। लोकिया क्या होता है? वेजाइनल डिस्चार्ज है जिनमें एक पेक्युलर सा ऑर्डर होता है। तो वेजाइनल डिस्चार्ज कब का है? आफ्टर डिलीवरी। तो इस डिस्चार्ज में क्या क्या होता है? RBCs होते हैं, WBCs होते हैं, वेजाइना का एपिथेलियम होगा, जो डेब्री बच गई वो होगा, एंड देन पेप्टोन्स एंड कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल होंगे। तो ये क्या है? पोस्टपार्टम पीरियड में डिस्चार्ज आ रहा है, तो इस टाइम पे क्या हो रहा होता है? यूट्रस हील कर रहा है, तो ये उस मतलब हीलिंग प्रोसेस का एक पार्ट होता है एंड ये फुल टर्म डिलीवरी में आता है, प्री मैच्योर बर्थ में नहीं आता। अब जो लोकिया है इसके 3 स्टेजेस है, रूब्रा, सिरोसा, एल्बा। रूब्रा इज़ ब्लड स्टेन, सिरोसा इज़ सीरस पेलर, एल्बा इज़ येलोइश और ग्रीनिश, एंड देन वाइटिश। तो ये सब 3 दिनों के लिए रहते हैं एंड जो एल्बा है वो 15 डेज़ के बाद डिसअपियर हो जाएगा। मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस क्या होती है कि जो मल्टी पैरा वुमेन है या जो स्ट्रॉन्ग विगरस वुमेन है उनमें 10 डेज़ के बीच में ही डिसअपियर हो जाता है क्योंकि हीलिंग इज़ फास्ट। एंड लोकिया से हमें फीटस का साइज़, रैपिडिटी ऑफ बर्थ या फिर कोई भी स्ट्रेचिंग लेसरेशन पता चल जा सकती है। एंड देन इस कि जितना जल्दी हम वुमेन को एग्जामिन करेंगे डिलीवरी के बाद उतने ज़्यादा चांस है यूज़फुल इन्फॉर्मेशन की। सो दिस वाज अबाउट लोकिया। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ बर्टोनियन लाइन। बर्टोनियन लाइन क्या होती है? लेट मी शो यू फोटो। सो ये है इमेज बर्टोनियन लाइन की। ये गम्स के ऊपर एक ब्लूइश सी लाइन होती है। तो ये क्या है? गम्स के ऊपर एक स्टिप्पल्ड ब्लूइश ब्लैक लाइन कब होती है? जब गम की एपिथेलियम के नीचे लेड सल्फाइड के ग्रैन्यूल्स की डिपोजिशन हो जाए एट द जंक्शन ऑफ टीथ। टीथ के ऊपर नहीं होता, गम और टीथ के जंक्शन पे होता है।
ये लेड पॉइजनिंग के मैक्सिमम केसेस में मिलता है एंड मोस्टली अपर जो में मिलता है केरियस या डर्टी टीथ की गम्स पे। और ब्लूइश ब्लैक कलर क्या है, क्योंकि जो लेड है, जब लेड की पॉइजनिंग हुई तो हाइड्रोजन सल्फाइड ने एक्ट किया। हाइड्रोजन सल्फाइड कहाँ से आएगा, अगर टीथ में कोई इन्फेक्शन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डर्टी टीथ है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड को रिलीज़ करेंगे, तो लेड मिलके लेड सल्फाइड बना देगा जो कि डिपॉजिट हो जाता है, तो ब्लूइश ब्लैक कलर आता है। फिर क्या है, ऐसी ही ब्लू लाइन कॉपर, बिस्मथ, मर्करी, आयरन या सिल्वर की पॉइजनिंग में भी मिलती है। So these were the three short notes, and then we come to one long question. Long question में है classifying neurotic poisons. So if you saw the previous video, 2019 में long question was to classify the poisons and then organophosphate poisoning. So this chapter is very important, like एक long question आता है. So in this exam we have a question to classify neurotic poison और मिथेनॉल की पॉइजनिंग के बारे में. So coming to the neurotic poison. न्यूरोटिक नाम से पता चलता है कि नर्वस सिस्टम पे एक्ट करेंगे. अब नर्वस सिस्टम में CNS आता है और PNS आता है. CNS में सेरिब्रम आएगा और स्पाइनल कोड आएगा, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कोड आएगा. ब्रेन में वी हैव सेरिब्रल पॉइजन्स. सेरिब्रल में देयर आर सोमनीफेरस जो कि नींद लाते हैं, ओपियोइड्स. देन देयर आर इनएब्रिएंट जैसे कि एल्कोहल या एनेस्थेटिक्स. देन वी हैव डिलीरियंट्स जैसे कि धतूरा. सो देन वी हैव स्पाइनल. स्पाइनल में दो आते हैं, नक्स वोमिका और जलसीमियम. पेरिफेरल में आता है क्यूरियर और कोनियम. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन. देन वी कम टू मिथेनॉल पॉइजनिंग. मिथेनॉल पॉइजनिंग की पहले हम क्लिनिकल पिक्चर देखेंगे कि अगर किसी को मिथेनॉल पॉइजनिंग हो गई है तो वो कैसे प्रेजेंट करेगा. तो मिथेनॉल पॉइजनिंग के 1 घंटे में सिम्टम्स आने लग जाते हैं और क्या होगा, हेडेक होगा बहुत ज़्यादा, नोशिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, पेन इन एब्डोमेन. तो ये सारे हमें अल्कोहल लाइक इथेनॉल की ओवरडोज में भी मिलता है. सो हेडेक, नोशिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, एब्डोमिनल पेन. देन क्या आ रहा है, मसल वीकनेस बहुत ज़्यादा है, कार्डियक एक्शन डिप्रेस्ड है, और अब मिथेनॉल है तो ब्रेथ में स्पिरिट लाइक ओडर आएगा, डिस्निया होगी और साइनोसिस होगा. नाउ अब क्या, जो मिथेनॉल है, मिथेनॉल इज़ एल्कोहल. तो मिथेनॉल फॉर्मिक एसिड बनाता है एंड देन फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है. तो अब फॉर्मिक एसिड बनता है तो क्या होगा, एसिडोसिस होगा. जो मिथेनॉल है ये मैक्सिमम डैमेज आईज में करता है, तो इट कैन कोज टेम्प्रेरी ब्लाइंडनेस. लेकिन अगर ये ऑप्टिक नर्व की एट्रोफी कर दे तो देयर विल बी परमानेंट ब्लाइंडनेस. CNS में जाएगा, कन्वल्जन्स हो सकते हैं, इंटेस्टाइन में कॉन्ट्रैक्शन करवा सकता है एंड कई बार रेस्पिरेटरी फेलियर से डेथ हो जाती है. फेटल डोज क्या है, अडल्ट में 60 to 240 मिलीलीटर, 15 ml से ब्लाइंडनेस हो जाती है एंड चिल्ड्रन में 1 ml पर kg. फेटल पीरियड क्या है, अल्कोहल पॉइजनिंग के बाद 1 day to 3 to 4 day, 1 से लेकर 4 दिन तक डेथ हो सकती है. नाउ कमिंग टू मैनेजमेंट कि हम क्या करते हैं. अब हमें मिथेनॉल को अंदर से निकालना है तो हम गैस्ट्रिक लवाज करेंगे. किसके साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ. सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्यों करें, क्योंकि एसिड बन जाए तो हम बेस डालेंगे. तो 5% सोडियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन इन वार्म वाटर. और एसिडोसिस के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे और 2 ग्राम इन 250 ml हर 2 घंटे बाद. और अगर ओरल थेरेपी हम ओरली नहीं दे सकते सोडियम बाइकार्बोनेट तो हम IV देंगे विद इंसुलिन. तो हमें प्लाज्मा बाइकार्बोनेट लेवल कितना मेंटेन करना है, 20 मिली एक्विवेलेंस पर लीटर. एंड देन हम सोडियम लैक्टेट की भी IV एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं. उसके बाद है कि हम इथेनॉल दे सकते हैं, क्योंकि इथेनॉल मिथेनॉल का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है. तो ओरली दे सकते हैं हम 3 से 4 दिन में
तो अगर हम इथेनॉल देंगे तो मिथेनॉल की ऑक्सीडेशन नहीं होगी फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड में, तो मिथेनॉल की एक्सक्रीशन हो जाएगी यूरिन और ब्रेथ में। हीमोडाइल अगर ऑक्यूलर फाइंडिंग आ रही है, एसिडोसिस हो रहा है, रीनल फेलियर हो रहा है, या फिर ब्लड मिथेनॉल का लेवल 50 मिलीग्राम % से ज़्यादा हो गया है, सो वी डू हीमोडायलिसिस। आई शुड बी कवर्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग लाइट, और बाकी जो सारा ट्रीटमेंट है वो सिम्टोमेटिक होता है। पोस्टमार्टम में हमें क्या दिखता है कि अगर मिथेनॉल पॉइजनिंग की वजह से डेथ हो गई तो साइनोसिस होगी बहुत ज़्यादा, जो ब्लड है वो बहुत ही डार्क होगा, एंड देन सेरिब्रल एंड पल्मोनरी एडीमा हो सकता है। जीआई की म्यूकोसा इन्फ्लेम्ड होगी, लीवर का नेक्रोबायोसिस मिलेगा, किडनी में ट्यूब्यूलर डीजनरेशन, और जो विसरा और मतलब हाँ इसमें हमें प्रिजर्व क्या करना होता है, ये सारे विसरा और पोस्टमार्टम ब्लड। सो हाउ कैन वी रिमेंबर पोस्टमार्टम फाइंडिंग? पहले हमें ये याद रखना है कि हमें किसकी लिखनी है। तो मिथेनॉल की पॉइजनिंग कैसे हुई? इंजेक्शन से। तो सबसे पहले स्टमक में जाएगा, तो हमें जीआई की म्यूकोसा के बारे में लिखना है कि वो इन्फ्लेम्ड होती है। देन वो मेटाबॉलिज्म के लिए लीवर में जाएगा, तो लीवर की नेक्रोबायोसिस होती है। देन एक्सक्रीशन के लिए किडनी में जाएगा, तो किडनी की ट्यूबुलर डीजनरेशन होती है। इसके अलावा ये क्या है, न्यूरोटॉक्सिन है, तो सेरिब्रल एडीमा होगा और उसके साथ पल्मोनरी एडीमा भी होगा। नाउ ब्लड ट्रांसपोर्ट में दिक्कत आएगी तो साइनोसिस होगा, और जो ब्लड है वो डार्क होगा। मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस क्या है कि इसकी एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकती है, एंड ये मोस्टली क्यों होता है, क्योंकि जो मिथेनॉल है मतलब क्या होता है, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग है। तो जो लोग चीप इलिसिट लीकर पीते हैं या एक्सीडेंटली मिथेनॉल डल जाता है लीकर में, तो उसकी वजह से हो सकता है। सो दिस वाज अबाउट द लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट लेट्स कम टू द डिफरेंशिएट क्वेश्चन। तो उसमें सबसे पहले है मॉलिक्यूलर और सोमैटिक डेथ। अब मॉलिक्यूलर डेथ क्या होती है? मॉलिक्यूलर डेथ का मतलब है इससे पहले हमें क्या समझना है कि हमारी बॉडी में जितने भी टिश्यूज़ या सेल है उन सबको ऑक्सीजन चाहिए टू लिव। तो सबकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो जब क्या होता है कि जब सबकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती है, ये सभी टिश्यू और सेल मर जाएंगे, उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर डेथ। सोमैटिक डेथ क्या आती है कि जब ब्रेन के वाइटल फंक्शन अगर बंद हो जाए, जो कि इरिवर्सिबल है, कम्प्लीटली ब्रेन बंद हो गया है, ब्रेन के बाद हार्ट और लंग के फंक्शंस बंद हो जाएंगे, उसे कहते हैं सोमैटिक डेथ। नेक्स्ट दिस सस्पेंडेड एनिमेशन। सस्पेंडेड एनिमेशन में क्या होता है, हमने 2019 के पेपर में पढ़ा था कि कई बार बॉडी के वाइटल फंक्शन इतने रिड्यूस हो जाते हैं कि हम उसे रूटीन क्लिनिकल एग्जामिनेशन में डिटेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन उसके बाद पेशेंट कैन सर्वाइव। तो जो मॉलिक्यूलर डेथ है, इट कैन नॉट बी कन्फ्यूज, इट इज़ नॉट कन्फ्यूज विद सस्पेंडेड एनिमेशन, लेकिन सोमैटिक डेथ में बी कन्फ्यूज्ड। तो मॉलिक्यूलर डेथ में क्या आता है, क्योंकि हर एक सेल मर चुका है, तो कोई भी इलेक्ट्रिक स्टिमुलाई से मसल रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। सोमैटिक डेथ में क्या होता है, पहले ब्रेन ने काम करना बंद किया, देन हार्ट ने, देन लंग में, एंड उसके बाद सब्सिक्वेंटली सभी चीज़ें काम करनी बंद कर जाएगी। तो इसलिए एट द स्टेज मसल रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई। मॉलिक्यूलर डेथ में ऑर्गन्स सब बंद हो चुके हैं, तो हम ट्रांसप्लांटेशन नहीं कर सकते, और सोमैटिक डेथ में हम कर सकते हैं। सो इट इज़ अ लॉजिकल थिंग कि मॉलिक्यूलर डेथ सोमैटिक डेथ के बाद होगी। नेक्स्ट थिंग इज़ डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड फेन इंसेनिटी, मतलब कि सच्चा और झूठा इंसेनिटी। ट्रू इंसेनिटी क्या आती है, ग्रेजुअल ऑनसेट होगा और बिना किसी मोटिव से होगा, ठीक है। एंड फॉल्स इंसेनिटी क्या आती है, सडन ऑनसेट, मतलब अगर मान लो इफ़ अ पर्सन हैज़ कमिटेड अ क्राइम एंड उसे जेल नहीं जाना, तो वो नाटक करेगा कि वो मेंटली इल है, तो अब उसके पास मोटिव है कि जेल नहीं जाना, और जैसे ही उसने कोई क्राइम किया, सडनली सडन ऑनसेट हुआ।
ट्रू इंसेनिटी में कुछ प्री डिस्पोजिंग आपको फैक्टर मिलेगा जिसकी वजह से लाइक इंसेनिटी हो रही है, जैसे फैमिली हिस्ट्री होगी, ग्रीफ होगा, सडन लॉस ऑफ मनी होगा, तो इसलिए इसमें सडन हो सकता है जो कि काफ़ी रेयर होता है। फॉल्स में क्या है, ऐसा कोई प्री डिस्पोजिंग फैक्टर प्रेजेंट नहीं होगा। ट्रू इंसेनिटी में अगर आप उनकी शक्ल देखोगे तो कुछ पिक्यूलर फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, लेकिन फॉल्स इंसेनिटी में क्या आता है कि जब उस इंसान को नाटक करना है बचने के लिए तो उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे और कभी नॉर्मल हो जाएंगे। ट्रू इंसेनिटी में क्या होता है कि अगर आप उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हो या ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे हो, वो सिम्टम शो करेगा, लेकिन फॉल्स इंसेनिटी में जब आप उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हो तभी सिम्टम शो करेगा, वरना कोई भी सिम्टम्स नहीं आते। नेक्स्ट, ट्रू इंसेनिटी में आप साइन और सिम्टम देख के एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेंटल इलनेस को सस्पेक्ट कर सकते हो। फॉल्स इलनेस में लाइक कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेंटल इलनेस आप नहीं सस्पेक्ट कर सकते क्योंकि साइंस और सिम्टम्स यूनिफॉर्म नहीं होते। ट्रू इंसेनिटी में क्या होता है, वो बहुत दिन बिना खाए, थके और बिना सोए रह सकते हैं, लेकिन फॉल्स में ऐसा नहीं होता। और ट्रू इंसेनिटी में फ़िज़िकल मैनिफेस्टेशन भी होगी, ड्राई स्किन, कॉन्स्टिपेशन, एनोरेक्सिया, इंसोम्निया, ऐसा कुछ भी फॉल्स इंसेनिटी में नहीं होगा। अगर आप ट्रू इंसेनिटी वाले इंसान को बार बार एग्जामिनेशन के लिए बुला रहे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फॉल्स इंसेनिटी वाला को फ़र्क पड़ेगा, वो मना भी कर सकता है बार बार आने को। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल पेल्विस। तो मेल एंड फीमेल पेल्विस में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, एज यू कैन सी जो लेफ़्ट वाला है वो फीमेल पेल्विस एंड मेल वाला क्या है, और राइट वाला मेल पेल्विस है। तो इफ़ वी नोटिस केयरफुली, जो फीमेल वाला पेल्विस है उसकी बोन्स लाइटर और थिनर है एंड मेल वाले की हैवियर और थिकर है। एंड जो फॉल्स पेल्विस है, मतलब जो ये हमारा ट्रू पेल्विस क्या है, ये पूरा जो कैविटी एनसर्कल हो रही है, एंड जो इसके अंदर वाली कैविटी है दैट इज़ फॉल्स पेल्विस। तो फीमेल्स में शैलो है, मेल्स में डीप है। एंड इफ़ यू सी पेल्विक कैविटी, जो बीच वाला स्पेस है, तो वो भी फीमेल्स में शैलो है एंड मेल्स में डीप है। एंड अगर हम उसका पेल्विक इनलेट देखें तो फीमेल में क्या है, बिल्कुल राउंड है, और मेल में हार्ट शेप्ड है और छोटा है। एंड उसके बाद अगर हम ये वाला एंगल, प्यूबिक आर्च वाला एंगल देखते हैं, तो मेल में अक्यूट है एंड फीमेल में इट इज़ ऑब्ट्यूस एंगल। नाउ अगर लेट्स रिवाइज, तो मेल में क्या था, आई विल जस्ट स्पीक आउट द मेल वंस एंड फीमेल का उससे उल्टा होगा। मेल में जो बोनी फ्रेमवर्क है वो बहुत मैसिव है, इनलेट डीप और नैरो था, और वॉल सेपरेटेड नहीं थी क्योंकि इलियम बहुत कम एक्सपेंडेड थी। एंड जो एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइंस है मेल में बहुत ज़्यादा सेपरेटेड नहीं थी, पास पास में थी। जो सुप्रा प्यूबिक आर्च है वो वी शेप थी मेल में, फीमेल में यू शेप थी। एंड देन जो मेल में इस्टियल ट्यूबरोसिटी है वो इन्वर्टेड थी, फीमेल में इवर्टेड थी। सो दैट्स ऑल, वी नीड नॉट डू एवरीथिंग। उसके बाद लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर 3. So the question is to define infanticide and to discuss in detail the post-mortem finding of a live-born fetus. So let's start with infanticide. Infanticide क्या है कि जो न्यूबॉर्न चाइल्ड है, मतलब इन्फेंट, उसका अनलॉफुल डिस्ट्रक्शन, ठीक है, मतलब डेथ ऑफ अ न्यूबॉर्न चाइल्ड, जो कि इन लॉ मर्डर माना जाता है। It is punishable under section 302 IPC and punishable कैसे है, by death और transportation for life and also fine। ये ordinary murder से different है क्योंकि हमें पहले ये proof करना है कि child was born alive। और infant क्या है, 0 to 1 year old। मोस्ट कॉमनली क्या होता है कि जैसे ही infant का birth होता है उसी टाइम इन्फेंट को मार दिया जाता है, तो ये मर्डर होता है। लेकिन अगर इन्फेंट वॉज बोर्न डेड तो वो मर्डर नहीं होगा।
ये कौन कमिट कर सकता है? अनमैरिड वीमेन, विडोज़, कई बार मैरिड वीमेन भी, या जहाँ पे डाउरी प्रेवलेंट हो, या फीमेल इन्फेंटिसाइड कॉमन हो। मेल इन्फेंटिसाइड प्रोस्टिट्यूट्स में ज़्यादा कॉमन होता है। देन लाइव बोर्न फीटस में पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स क्या होती है? लाइव बोर्न फीटस क्या है कि आपको लाइफ के साइंस दिखेंगे। सो ये वाला जो चैप्टर है सेक्सुअल ऑफेंसेस, इट इज़ कवर्ड इन द प्रीवियस वीडियो, सो यू कैन वॉच दैट टू। तो लाइव बोर्न फीटस के साइंस क्या? लाइव बर्थ के। तो लाइव बर्थ में सबसे आपका जो एक साइन होता है दैट इज़ क्राई ऑफ द बेबी। तो क्राई ऑफ द बेबी में 2 तरह का होता है, वेजाइटस यूटेरिनस और वेजाइटस वेजिनालिस। वेजाइटस यूटेरिनस का मतलब है कि यूट्रस में चाइल्ड क्राई करता है, और वेजिनालिस का मतलब है वेजाइना में चाइल्ड क्राई करता है। तो ये डिलीवरी रूम के बाहर सुनाई दे जाता है क्योंकि मेम्ब्रेन का रप्चर होता है और यूट्रस में एयर चली जाती है, तो इन्फेंट हैज़ बिन अराउज्ड बाय एस्फिक्सिया। उसके बाद क्या है कि जब मसल्स है लाइक अगर बॉडी डेड है तो उसके बाद कुछ टाइम तक मसल्स डेड कर मतलब मसल ट्विच करेंगे, जैसे कि हमने पहले डिफरेंशिएट में देखा मॉलिक्यूलर और सोमैटिक डेथ में डिफरेंस। तो इसलिए मसल्स कुछ टाइम तक लाइक एक्टिव रहेंगे, तो इसलिए ट्विचिंग ऑफ मसल्स हम नहीं लेते सजेस्टिव ऑफ लाइफ। क्रिमिनल केसेस में क्या है कि जो लाइव बर्थ है उसको हम पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन से डिटरमाइन करते हैं। हम इंटरनल एविडेंस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एविडेंस देता है लाइव बर्थ का। विल स्टार्ट विद डिग्री ऑफ मैच्योरिटी। इन लोग क्या कहा जाता है कि 7 मंथ्स तक फीटस इज़ नॉट वाइएबल। तो फीटस वाइएबल कब होता है? आफ्टर द 7 मंथ। और इमेच्योर इन्फेंट का वेट कितना होता है? अप्रॉक्सीमेटली 2 kg या उससे कम। देन वाइबिलिटी क्या आती है? ऐसा मतलब मैच्योरिटी का स्टेज जहाँ पे जो फीटस है एक सेपरेट एग्जिस्टेंस को मेंटेन कर सकता है, विच इज़ आफ्टर 7 मंथ्स। देन और अगर जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ बढ़िया है तो इट कैन बी आफ्टर 6 मंथ्स टू। तो जो मोस्ट लाइक एक्यूरेट वे है या लाइक श्योरेस्ट वे है लाइफ का, दैट इज़ रेस्पिरेशन। तो हम देखेंगे कि इन्फेंट ने कभी रेस्पायर किया था या नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट है उसमें शेप ऑफ चेस्ट। सो इसके लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे? शेप ऑफ चेस्ट। सो अगर so if you want to see this in a like a tabular format, you can see my previous video. तो ये पूरा जो टॉपिक है ये प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया गया, सो यू कैन सी दैट वीडियो। विल गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो विच इज़ विट्रियोल एज। सो विट्रियोल एज में पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। विट्रियोल एज का मतलब क्या है? एक एसिड अटैक। इन कॉमन टर्म्स एसिड अटैक इज़ विट्रियोल एज। तो जब भी एक पर्सन पे एक कोरोसिव फेंका जाता है विद एन इंटेंशन ड्यू टू एक्सट्रीम डिसलाइक, जेलसी या फिर वेंजेंस इन ऑर्डर टू सीक रिवेंज। कोरोसिव, अब देखो इसका नाम क्या है? विट्रियोल एज। विट्रियोल मतलब ऑयल ऑफ विट्रियोल। तो मोस्टली सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज्ड, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी। कोई भी कोरोसिव फ्लूइड लेके फेंका जा सकता है विद द इंटेंट। पहला क्या होता है कि फेशियल डिसफिगरमेंट and then damage vision which can cause grievous hurt. मोस्टली सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है, कई बार नाइट्रिक एसिड और कार्बोलिक एसिड भी यूज़ किया जा सकता है। अफेक्ट क्या होगा? सीवियर केमिकल बर्न होता है, करेक्टराइज्ड बाय डिसकलरेशन एंड स्टेनिंग ऑफ स्किन एंड क्लोथिंग। ट्रिकल मार्क्स होते हैं। देन हाँ, देर इज़ नो वेसिकेशन, कोई वेसिकल्स नहीं होते, एंड कोई रेड लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं होती। और जो स्टेन्स है उसमें केमिकल सब्सटेंसेस का प्रेजेंस होता है। ट्रीटमेंट क्या है? जो कोरोसिव है उसे इमीडिएटली धोना है विद वाटर एंड सोप या फिर बाइकार्बोनेट के साथ। उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक पेस्ट लगानी है, एंड जो रो सरफेस है उस पर हम एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगा सकते हैं।
अगर आइज़ आर इन्वॉल्व तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट से इरिगेशन करेंगे, आइस में ऑलिव ऑयल की कुछ ड्रॉप्स डाल देंगे एंड एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड की आई ड्रॉप्स भी हम डाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एटिपिकल हैंगिंग। अब जो हैंगिंग है वो दो तरह की होती है, टिपिकल और एटिपिकल। टिपिकल क्या होती है, जब हम लाइक हैंगिंग अगर रोप या ऐसे साड़ी या ऐसी चीज़ों से हो रही है तो हमें एक नोट बनाना पड़ता है। तो अगर वो नोट गले के पीछे है, मतलब ऑक्सीपिटल रीजन में है, तो वो टिपिकल है। अगर उसके अलावा कहीं पे भी है तो वो एटिपिकल है। तो ये था एटिपिकल हैंगिंग क्या होती है। फिर है हमने देखना है कि हैंगिंग से कोज ऑफ डेथ क्या आता है। तो क्या आता है, एस्फिक्सिया। तो हैंगिंग में हमारी नेक की कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है। अब नेक में क्या क्या आता है, अगर हम बाहर से अंदर जाए तो देर इज़ जुगुलर वेन, देर इज़ कैरोटिड आर्टरी, देन देर इज़ ट्रेकिया एंड देन पोस्टीरियरली देर इज़ वर्टिब्रा। तो सबसे पहले अगर जुगुलर वेन का कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है तो वीनस कंजेशन होगी, कैरोटिड आर्टरी का हो रहा है तो सेरिब्रल एनीमिया होगा एंड ट्रेकिया का हो रहा है तो एस्फिक्सिया होगा। ट्रेकिया, एस्फिक्सिया और वीनस कंजेशन कंबाइंड हो सकते हैं। तो जो जुगुलर नर्व है और कैरोटिड आर्टरी इनके बीच में वेगस नर्व होती है, तो वेगल इनहिबिशन से सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है एंड सर्वाइकल वर्टिब्रा जो कि पोस्टीरियरली थी उसका फ्रैक्चर हो सकता है। फाइंडिंग्स क्या है, हम एक्सटर्नली देखते हैं। सो दीज ऑल फाइंडिंग्स आर ऑल्सो कवर्ड इन द प्रीवियस वीडियो। वीडियो का टॉपिक इज़ एस्फिक्सिया, तो उसमें सब कुछ अच्छे से वी हैव कवर्ड। सो विल जस्ट सी जो चीज़ें कवर्ड नहीं हुई है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ विकेरियस लायबिलिटी। सो विकेरियस लायबिलिटी क्या होता है कि तो ये होता है कि किसी और की गलती की लायबिलिटी आप किसी और पे दे रहे हो। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, हाँ, अगर कोई मास्टर है एंड उसके सर्वेंट्स हैं, तो सर्वेंट्स के कोई नेग्लिजेंट एक्ट हो रहा अगर, तो उसका रिस्पॉन्सिबल होगा मास्टर होगा। लेकिन हाँ, अगर एम्प्लॉयमेंट के अंदर उसने कुछ किया, लेकिन अगर एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन उसने कुछ किया है तो वो लायबल नहीं होता। इसका क्या मतलब है कि अगर नॉन मेडिकल स्टाफ या फिर फुल टाइम जूनियर मेडिकल स्टाफ इनसे कुछ मतलब ऐसा नेग्लिजेंस होती है तो हॉस्पिटल और नर्सिंग होम लायबल होता है। लेकिन सीनियर मेडिकल स्टाफ और ऑनररी मेडिकल स्टाफ अलग पोजीशन में होता है, क्योंकि इनमें मास्टर और सर्वेंट का कोई रिलेशनशिप नहीं होता। सिमिलरली अगर कोई रेजिडेंट फिजिशियन या इंटर्न से कुछ नेग्लिजेंस हुई है तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है। एंड उसके बाद है कि अगर सीनियर मेडिकल स्टाफ से हुई है कोई गलती तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि दे आर वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस, इसलिए उन्हें एम्प्लॉय किया गया है। नेक्स्ट इज़ कि अगर किसी फिजिशियन के अंडर रेजिडेंट और इंटर्न ने कुछ नेग्लिजेंस की है तो फिजिशियन रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन अगर किसी क्वालिफाइड नर्स से कोई नेग्लिजेंस हुई है तो फिजिशियन और सर्जन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। एंड देन इज फिजिशियन इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ नेग्लिजेंट चॉइस। अगर उसने अपने पेशेंट को किसी इनकॉम्पिटेंट डॉक्टर को रेफ़र किया है तो भी फिजिशियन इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। सो दिस वाज विकेरियस लायबिलिटी. So this was all about 2018 paper. So for the topics of asphyxia and the sexual offenses जो कि previous videos में covered है, I'll add the link to the video in the description box. You can check it out. Thank you.